हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे सीटेट पेडागोगी से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आने वाले आपकी सीटेट एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक नहीं देखना भूलिएगा। और इस वीडियो को आप यदि इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति व्यक्तिगत शिक्षा योजना का अवधि का हिस्सा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत शिक्षा योजना की अवधि का हिस्सा है। तो ये बताना है, बच्चों के अभिभावक हैं, नियमित शिक्षा के शिक्षक हैं, स्कूल के प्रतिनिधि हैं, या फिर ये तीनों हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स इज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान टर्म। तो क्या रहेगा इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ये इस वीडियो का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसी प्रश्न का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है। व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम। तो ये आपने इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा होगा, पढ़ा होगा, कि आप इसको बिल्कुल आंख बंद करके भी उत्तर दे सकते हैं। और यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो बता देता हूँ, पाठ्यक्रम का मतलब सिर्फ एक बुक नहीं होता है। तो वो आपका, हाँ, पाठ्यक्रम, ये जो पाठ्यचर्या है, बेसिकली ये पाठ्यक्रम का सिलेबस होता है, वो सिर्फ बुक से रिलेटेड होता है। लेकिन ये जो करिकुलम है आपका, तो ये क्या है, ये पूरा एक स्कूल की गतिविधियों का कुल योग होता है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ हमें हिंदी नहीं देखना है, इसकी इंग्लिश भी देख लेनी है। यदि यहाँ पाठ्यक्रम होता और इसकी इंग्लिश होती सिलेबस, तो यहाँ पर इसका उत्तर बदल जाता। इसका उत्तर सिर्फ वो हो जाता कि किताब जो पढ़ते हैं हम, वो सिलेबस आता है, और हर तरह की गतिविधि उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हम ऐड कर दें तो वो सब किस में आ जाता है, करिकुलम में आ जाता है। आगे देखते हैं, रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है। तो अकॉर्डिंग टू रॉस, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज सीडो मेच्योरिटी स्टेज। तो रॉस के अकॉर्डिंग किसको कहा गया है, ये चार ऑप्शन है आपके, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये है कि बाल्यावस्था। तो जो बाल्यावस्था को क्या कहा गया है, सीडो मेच्योरिटी स्टेज कहा गया है रॉस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस एज में बच्चे जो हैं एक अपनी उम्र से अधिक उम्र के लोगों की तरह बर्ताव करते हैं, उस तरह के काम करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है, सीडो मेच्योरिटी स्टेज कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर सहायक प्रस्तुति, जो कंप्यूटर असिस्ट प्रेजेंटेशन रहता है, जो कंप्यूटर के द्वारा जो प्रेजेंट किया जाते हैं चीज़ें, उसके बारे में रॉन्ग है, कौन सा असत्य है। तो यह है, छात्रों को अधिक ध्यान देने के लिए शिक्षक को मुक्त कर सकता है। इट कैन फ्री द टीचर टू पे मोर अटेंशन टू स्टूडेंट्स। यह छात्र को एक निष्क्रिय शिक्षार्थी बनाता है। इट मेक्स अ स्टूडेंट अ पैसिव लर्नर। इसे शिक्षक द्वारा विकसित किया जा सकता है। इट कैन बी डेवलप्ड बाय द टीचर। यह छात्र अंतःक्रियाओं के लिए विस्तार प्रदान करता है। इट प्रोवाइड स्कोप फॉर द इंटरेक्शन, स्टूडेंट इंटरेक्शन। तो देखिए, कंप्यूटर सहायक प्रस्तुति है तो उसके बारे में पॉजिटिव वर्ड होगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा है, नेगेटिव वर्ड है कि यह छात्रों को एक निष्क्रिय शिक्षार्थी बनाता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो प्रेजेंटेशन होगा, आपको पता होगा जब हम पीपीटी शो करते हैं, पावर पॉइंट, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जाता है, इफेक्टिव लर्निंग का वो एक उदाहरण होता है। तो यहाँ पर वो निष्क्रिय नहीं बनते शिक्षार्थी, वो एक एक्टिव लर्नर बन जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें बहुस्तरीय शिक्षण का प्रबंधन करने के लिए जिन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है वे कौन सी हैं। टू मैनेज मल्टी लेवल टीचिंग, थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो आपके ऑप्शन है कि क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन का हमें ध्यान रखना होता है, कि ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट का ध्यान रखना है ज़्यादा, प्रोविज़न ऑफ लर्निंग मटेरियल्स या प्लानिंग ऑफ लर्निंग सिचुएशंस। तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये MLM, मल्टी लेवल टीचिंग, क्या कहलाता है। एक आपने पढ़ा होगा मल्टी ग्रेड टीचिंग पढ़ा होगा, तो उसी का ये दूसरा नाम है मल्टी लेवल टीचिंग, बहुस्तरीय शिक्षण। जब एक से ज़्यादा अधिक कक्षाओं को हम एक साथ पढ़ाते हैं, ज़रूरत पड़ती है स्कूलों में, कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है,
तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो बिल्कुल क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप हमें किस तरह से करना है, लर्निंग मटेरियल क्या प्रोविजन क्या रखना है, योजना क्या होगी, और शिक्षण सामग्री प्रावधान। तो इसके जो सारे जो उत्तर हैं आपके सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं, इस परीक्षा का उद्देश्य किसी छात्र की कठिनाइयों का विश्लेषण करना है। तो द एम ऑफ टेस्ट इज टू एनालाइज द डिफिकल्टीज ऑफ ए स्टूडेंट। तो ये कौन सा टेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। आपका नैदानिक परीक्षण हो जाता है जब किसी बच्चे की कमियों का पता करने के लिए हमें कोई टेस्ट लेते हैं, वो आपका नैदानिक परीक्षण कहलाता है। बाकी टेस्ट आपने पढ़े होंगे, अचीवमेंट टेस्ट होता है, उससे एक पता चल जाता है कि अचीव क्या किया है बच्चे ने, क्या लेवल अचीव किया है। अभी आगे, सभी कक्षा में सभी लिंग रूढ़िवादिता कम करने, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, कई बार आपको पता है कि बच्चों के मन में भी जेंडर स्टीरियोटाइप बढ़ जाते हैं कि कुछ काम की गर्ल्स के हैं, कुछ बॉयज़ के हैं, और डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है। तो को बढ़ाने के लिए, विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए और रूढ़िवादिता को कम करने के लिए कौन सी इफेक्टिव एक तकनीकी है, कोई कौन सी प्रभावशाली पद्धति होगी, ये हमें बताना है। तो फॉर्मिंग सेम जेंडर एबिलिटी ग्रुपिंग, तो एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना हमें। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बना, बिल्कुल कोई एक्टिविटी हम करा रहे हैं तो किसी एक अलग ग्रुप हम नहीं बनाएंगे, तो मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप या जेंडर एक्टिविटी ग्रुप बनाएंगे। एंड प्रमोट डिस्कशन, और क्या करेंगे हम, डिस्कशन को प्रमोट करेंगे। तो इससे जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो दूर हो जाएगा बच्चों के बीच में। तो कभी भी हमें ऐसा नहीं करना कि बॉयज़ बॉयज़ की अलग टीम बना करके गर्ल्स की अलग टीम। तो प्राइमरी लेवल पे जब हम पढ़ाते हैं हमें बिल्कुल एक सा मान के चलना है, और बॉयज़ हमें खुद भी ना तो भेद करना है, ना ही हमें बच्चों को ऐसा सिखाना है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का। आगे देखते हैं, आप कक्षा का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यू कैन गेन अटेंशन ऑफ योर क्लास थ्रू, आप कैसे करेंगे, ऊंची आवाज में बोलकर, श्यामपट्ट पे ब्लैक बोर्ड में लिख करके, चित्र बना करके, या फिर स्टिमुलस वेरिएशन के, बिल्कुल ये सही है, उद्दीपन परिवर्तन के द्वारा। आपको पता होगा जब हम कहानी पढ़ाते हैं, कविता पढ़ाते हैं, तो हम बिल्कुल एक टोन में नहीं बोलते हैं, नहीं गाते हैं, हम अपनी आवाज़ को ऊंचा नीचा करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा कोई हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग। और इससे ही हम कहे बच्चों का ध्यान केंद्रित करते हैं। कभी बीच में हम मजाक करते हैं तो वहाँ पर हम वैसा उद्दीपन परिवर्तन करते हैं, है ना, इमोशंस में भी चेंज लाते रहते हैं पढ़ाते टाइम। तो जिससे क्या होता है, बच्चों का ध्यान हमारी तरफ केंद्रित होता है, आकर्षित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, छात्रों का एक समूह जो है अक्सर आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहता है, आप स्थिति को कैसे संभालेंगे। तो अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली एब्सेंट इन योर क्लास, यू विल हैंडल दिस सिचुएशन बाय। तो प्राचार्य को मामले की सूचना देंगे, माता पिता को सूचित करेंगे, क्रिया शुभारंभ करेंगे, या उन्हीं के भाग पर छोड़ देंगे। तो कई बार एक आध बच्चे यदि आप एब्सेंट रहते हैं तो क्या करते हैं, हम बिल्कुल उतना सीरियस नहीं लेते हैं, स्टार्टिंग में उनके पेरेंट्स से भी बात करते हैं, प्रिंसिपल को। लेकिन यहाँ पर हमें एक एक्शन रिसर्च अपनानी पड़ेगी, क्योंकि पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो एब्सेंट है। तो वो क्रिया रिसर्च का मतलब पूरा हमें एक रिसर्च टाइप करनी पड़ेगी कि हाँ क्या कारण है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रुप का एब्सेंट होना मतलब हमें उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हों, या हमारा पढ़ाना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, हमें खुद के लेवल में चेंज करना पड़ेगा। ये सब कैसे पता चलेगा, थ्रू एक्शन रिसर्च पता चल जाएगा। आगे देखते हैं, अधिगम एक किस तरह की प्रक्रिया है, ये हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि अधिगम एक कैसी है, कॉम्प्लेक्स है और एक्टिव है, जटिल है और सक्रिय है, एक्टिव लर्निंग ही जिसे कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षण और अधिक प्रभावी हो सकता है, टीचिंग बिकम्स मोर इफेक्टिव प्रोवाइडेड। तो कैसे हो सकता है, जब क्या करेंगे हम, छात्र अधिगम शिक्षक द्वारा निर्देशित हो, मतलब उसमें टीचर की ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहे, या छात्रों को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता या नियंत्रण दिया जाए। तो एकदम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्टूडेंट्स आर गिवन ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल टू वर्क ऑन देयर ओन। तो बच्चों को यदि हम स्वतंत्रता देते हैं कोई प्रोजेक्ट वर्क काम करने में, तो वो और अधिक जो है सीखते हैं, क्योंकि यदि वो खुद से सीखते हैं, पीयर ग्रुप से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं,
तो ये जो सीखना है और ज़्यादा इफेक्टिव कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, शिक्षण की परियोजना पद्धति में शिक्षक की भूमिका किस तरह की रहती है। प्रोजेक्ट मेथड में टीचिंग की जो है रोल ऑफ टीचर क्या रहता है। तो एक्टिव देन स्टूडेंट, स्टूडेंट से ज़्यादा एक्टिव टीचर रहना चाहिए, तो ये तो नहीं है प्रोजेक्ट मेथड में। प्रॉब्लम सॉल्वर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बच्चे क्या करेंगे फिर। तो मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक, बिल्कुल एक फ्रेंड की भूमिका भी रहती है, एक मित्र की भूमिका जहाँ नहीं उन्हें समझ में आ रहा है, एक फिलोसफर की, एक गाइड की भी। फिलोसफर मतलब हमें एक ऑब्जर्वेशन भी रखना है जब बच्चे एक कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे होते हैं। तो ये तीनों जो भूमिकाएं हैं, रोल हैं टीचर के, ये होने चाहिए जब कोई प्रोजेक्ट मेथड बच्चों को हम देते हैं। ये टीचिंग प्रोजेक्ट मेथड हम अपनाते हैं टीचिंग में। आगे देखते हैं, शिक्षा के समावेशी होने में कौन से बाधक तत्व हैं। आपने हर जगह ही पढ़ा होगा इंक्लूसिव एजुकेशन को। वैसे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 है, इसमें जोर दिया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन को। तो कौन से इसमें बैरियर्स हैं, बाधक तत्व कौन से हैं, ये हमें बताना है। तो माता पिता अपने निःशक्त बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते हैं, तो बिल्कुल ये बाधक हो सकता है, क्योंकि यदि स्पेशल नीड वाले चाइल्ड हैं, बच्चों को स्कूल तो भेजना चाहिए। हाँ, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबिलिटी ट्रेंड टीचर्स, ये भी हो सकता है कि प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है, तो भी ये बाधक है। विशेष दक्षता वाले बच्चों को कानूनी संरक्षण प्राप्त है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी नहीं भी हो सकता है। सरकार की ओर से उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों का पर्याप्त यदि नहीं है, तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ए, बी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपके समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन में ये सारी चीज़ें जो हैं बैरियर हो सकती हैं। आगे देखते हैं, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और सृजनात्मकता का संबंध है। तो सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक। तो बिल्कुल आपको पता है इंटेलेक्चुअल, जिसको बौद्धिक विकास भी हम कहते हैं, दिमाग पर जो सीधा असर आता है जिसका, तो वो एकाग्रता। और जो क्रिएटिविटी है, आपकी कंसंट्रेशन है, क्रिएटिविटी, पूरा जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 3 है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 अलग अलग अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है। आपके ऑप्शन है एरिक्सन, स्किनर, पियाजे या फिर कोलबर्ग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन पियाजे। आपने इसकी पढ़ी भी होंगी, ये 4 अवस्थाएं जो विकास की बताई हैं, अलग अलग बौद्धिक विकास की, जिसमें आपने सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ी होगी, इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि इनके हिंदी में नाम यदि देखें तो संवेदी अवस्था होती है। फिर इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाती है, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं। इनकी आपने एज भी पढ़ी होगी, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जीन पियाजे हो जाएगा। 4 अवस्थाएं जो हैं बौद्धिक विकास की बताई हैं। गणित के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए, ये तो एकदम ही गलत हो जाएगा। पेपर बनाने के लिए, ये नहीं होगा। ये सही हो जाएगा कि धीमी गति के अधिगम के कारक, जो कि स्लो लर्निंग के फैक्टर्स हैं, उनको डिस्कवर करने के लिए ये हो जाएगा। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के लिए गिव फीडबैक टू द पेरेंट्स, ये भी सही, ये सही नहीं होगा। अभिभावकों की प्रतिपुष्टि देने के लिए नहीं करते हम, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भावनात्मक रूप से कोई बुद्धिमान है। अच्छा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें हमें ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा है, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बच्चों को बनाना है, जिसका मतलब ये है कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें, इमोशंस, और दूसरे के इमोशंस को समझें। छोटे छोटे बच्चे भी समझें इन चीज़ों को। तो प्रिसीव एंड बी द सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स, इमोशंस, रेगुलेट एंड कंट्रोल इमोशन, अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ योर इमोशन। ये तीनों चीजें हैं, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पद जो है 2 भाषाओं को समझने की क्षमता, लेकिन एक भाषा के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करने की क्षमता को दर्शाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि हम जो 2 लैंग्वेज जो है सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हमारा जो कम्युनिकेशन, जो हम बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो सिर्फ एक लैंग्वेज में करते हैं, कर पाते हैं फ्लुएंटली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिव बाइलिंगुअलिज्म। तो ये जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्रहणशील द्विभाषिकता, इसको हम बोलते हैं।
व्यक्तिक भिन्नता, वंशानुगत कारक जो हो गए आपके, जेनेटिक्स हो गए, और किसके, ये फिल इन दी ब्लैंक्स है यहाँ पर, तो और किसके बीच जटिल परस्पर प्रक्रिया का परिणाम है। तो अब ये पढ़ा ही होगा आपने, जीन, और ये पर्यावरण हो जाएगा आपका एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों की परस्परिक क्रिया का परिणाम होता है इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं एक दूसरे व्यक्ति से, जो भिन्नता होती है। आगे देखते हैं। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जब बच्चों के समक्ष अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में पेश किया जाता है, जब भी कोई हम नई लैंग्वेज बच्चों को सिखाते हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज, जो कि उनकी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, तो हमें कैसे शुरुआत करनी चाहिए? हमें पहले उन्हें लिखवाना शुरू करना चाहिए, पढ़ना सिखाना चाहिए, सीधे हमें लेटर्स अल्फाबेट, या फिर मौखिक रूप से भाषा से अवगत कराना चाहिए? तो यही बिल्कुल सही उत्तर है। किसी भाषा को सीखने के लिए उसका जो है सुनना या बोलना मौखिक रूप से, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। शुरुआत जो है लिखने और पढ़ने को छोड़ करके, यदि हम उन्हें मौखिक रूप से भाषा से अवगत कराते हैं, परिचित कराते हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है एक सेकेंड लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेंगे, सीख लेंगे, जिससे सेकेंड लैंग्वेज में भी वो काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट एग्जाम में। जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो उनको बता दो, ये कंटिन्यू में सीरीज चलाता रहूँगा। आपके जो पेडागॉगी का पोर्शन आपने देखा होगा, कंटिन्यू जो पेडागॉगी का पोर्शन है वो हर एग्जामों में टीचिंग से रिलेटेड बढ़ता जा रहा है। इसलिए कम से कम आप पेडागॉगी को इतना मजबूत बना लीजिए ताकि आपका किसी कोई सीटेट ही नहीं, आगे जो भी एग्जाम होंगे आपका मजबूत पोर्शन रहे। हमेशा एक एक आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर या स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के रूप में आपका सामने आए, और बहुत अच्छे से अच्छा आप स्कोर करें एटलीस्ट पेडागॉगी के पोर्शन में। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।